हेलो दोस्तों, मैं धीरज अपने चैनल जीएस जंक्शन के साथ पुनः आपके सामने। दोस्तों, आपको याद होगा पिछला हमने एक वीडियो किया था और वह था मूल अधिकार से संबंधित यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित। दोस्तों, हम इसके आगे बढ़ेंगे। आपको याद होगा पहले जो हमने अधिकार किया है वह समता का अधिकार जो आर्टिकल 14 टू 18 में उपबंधित किया गया है और एक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 टू 22 में उपबंधित किया गया है। तो दोस्तों, इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं और इससे पहले दोस्तों मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और जो आपको लगता है तो इस पर कमेंट भी करें। चलिए दोस्तों, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, जो आज हम कुछ अधिकार और करेंगे और इसके बाद यदि कुछ अधिकार और बचते हैं तो उस पर हम लोग आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो परीक्षा की दृष्टि से है उस पर हम लोग सीधे आते हैं और इस पर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि आर्टिकल 23 और 24 में एक अधिकार दी गई है, वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, एक है कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए जो इससे संबंधित उपबंध है। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 23 का पहले हम लोग चर्चा करते हैं। आर्टिकल 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध। तो दोस्तों, मानव का दुर्व्यापार, ये दुर्व्यापार क्या होता है? तो मानव में स्त्री पुरुष बच्चे सभी आते हैं। ठीक है, तो इसके जो है कि खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि इसे दुर्व्यापार से जोड़ा गया है। ठीक है, और इसके साथ आप देखेंगे कि और भी उपबंध जोड़ा गया है कि स्त्रियों और बच्चों से आपको वेश्यावृत्ति जो है नहीं कराने से संबंधित उपबंध को दिया गया है। ठीक है, इसको भी प्रतिबंधित किया गया है और इसके लिए जो है संसद ने 1956 में अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम को भी बनाया था और इसके साथ जो है इस पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, तो आपको ये अधिनियम याद रखना होगा, अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो एक शब्द इसमें और दिया हुआ है कि बलात् श्रम का प्रतिषेध, यानी कि क्या है बलात् श्रम का प्रतिषेध क्या होता है? ये बलात् श्रम होता क्या है? तो ये मूलतः क्या है, तो बेगारी से संबंधित है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को क्या है कि इसे मुफ्त में काम करवाना और उससे जो है कि पारिश्रमिक को नहीं दिया जाना। आपको याद होगा पहले बंधुआ मजदूरी की अवधारणा भारत समेत कई देशों में प्रचलित थी। जैसा आप दास प्रथा भी आपने सुना होगा, ठीक इसी प्रकार से बंधुआ मजदूरी हुआ करती थी। तो इसका यही संबंध है कि मुफ्त में किसी को भी उसकी इच्छा के विरुद्ध में काम पर लेना और उससे काम करवाना और किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक का नहीं देना। ठीक है, तो बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 के तहत इस पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि अब जो है बेगारी की अवधारणा को दंडनीय मान लिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग आर्टिकल 23 से बढ़ते हैं 24 में। ठीक है, 24 में कहा गया है कि बच्चों आदि को कारखानों में जो है कि नियोजन पर प्रतिषेध। ठीक है, यानी कोई भी बच्चा जो 14 वर्ष से कम आयु का है उसे किसी भी प्रकार के कारखाना, खान्स यानी कि माइंस में तथा किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य यानी कंस्ट्रक्शन में उसे नियोजित नहीं किया जा सकता है यदि वो 14 वर्ष से कम है। आप याद रखेंगे 14 वर्ष से कम है। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि कोई भी बच्चा को जिसमें शारीरिक श्रम या मानसिक श्रम नहीं हो या किसी प्रकार का नुकसान देने वाला कार्य नहीं हो तो उसमें नियोजन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। और इसके तहत क्या है कि और भी ढेर सारे कानून बनाए गए हैं, लेकिन हमें मूल उपबंध यही याद रखना है कि इससे किसी को भी कोई भी बच्चा को 14 वर्ष से जो कम है उसे जो है कारखानों, माइंस या किसी प्रकार का कष्टमय काम में उसे नियोजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो एक और अधिकार की बात करते हैं, वह है धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार। ठीक है दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। इसे आर्टिकल 25 से लेकर 28 में उपबंधित किया गया है। तो आर्टिकल 25 यह कहता है कि किसी को भी धार्मिक अंतःकरण करने का यानी कंसाइज करने का, उसे अपने चेतना में लाने का, उस धर्म का जिसको वह मान रहा है, ठीक है, उससे प्रचार करने का, ठीक है, और उसको स्वतंत्रता होगी। यानी किसी प्रकार का धार्मिक जो है अंतःकरण करने की, उसे मानने की, प्रचार करने की किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, उसे इस कार्य से रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 26 में आते हैं तो इसमें बताता है क्या कि इससे धार्मिक कार्य के लिए किसी को भी प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, धार्मिक कार्यों के लिए किसी को प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, और आगे 27 में आते हैं तो इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि धार्मिक प्रयोजन से
किसी भी प्रकार का धन एकत्रित करता है तो उसके लिए वह किसी भी प्रकार का कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है, यानी उस पर कर नहीं दे सकता है। ठीक है, ये विशिष्ट धर्मों के बारे में बताया गया है। ठीक है, हम लोग आएंगे आर्टिकल 28 की बात करते हैं। आर्टिकल 28 में आप देखेंगे तो इसमें बताता क्या है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपासना में भाग लेने से स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी शिक्षण संस्थान में यदि किसी प्रकार की धार्मिक गतिविधि हो रही है, ठीक है, उसमें कोई व्यक्ति भाग ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, यानी उसे स्वतंत्रता दी गई है। साथ में इसमें एक और उपबंध जोड़ा गया है आर्टिकल 28 में। इसमें यह है कि राजनिधि से पोषित कोई भी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि पब्लिक फंड से किसी भी संस्थान को, जो पब्लिक फंड से किसी भी संस्थान, शिक्षण संस्थान चलाई जा रही है, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो एक और अधिकार की बात करते हैं और वह देखेंगे आप संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार। ठीक है, संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार को आर्टिकल 29 एवं 30 में उपबंधित किया गया है। आप देखेंगे कि आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण, यानी क्या है कि अल्पसंख्यक वर्ग में भारत में बहुत सारे अल्पसंख्यक है जो भाषाई आधार पर, लिपि के आधार पर थोड़ा अलग महत्व रखते हैं। तो राज्य का कर्तव्य बनता है इस आर्टिकल के तहत कि उन भाषा का, लिपि का संरक्षण करे। ठीक है, यानी उसे समाप्त नहीं करने देना है, उसे बचाए रखना है। ठीक है, हम लोग आर्टिकल 30 में आते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें कहता है क्या, शिक्षण संस्थाओं के स्थापना, ठीक है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबंधन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आप देखेंगे कि इसमें क्या है कि इस आर्टिकल 30 में क्या है क्या कि इसमें धार्मिक अल्पसंख्यक, ठीक है, और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को जोड़ा गया है। ठीक है, और एक और बात आप ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 25 से 28 तक जो भी उपबंध दिए गए हैं वो केवल अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संबंधित है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संबंधित है। जबकि आर्टिकल 29 और 30 इसमें अल्पसंख्यक वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग और भारत के कुछ ऐसे भी लोग हैं या नागरिक हैं जो काफी सीमित मात्रा में है, अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं, उन सबको रखा गया है। तो दोस्तों ये सारे उपबंध जो है आज हम 3 अधिकार के तहत चर्चा किए और एक अधिकार आपका लास्ट रह जाता है और वह है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में उपबंधित है और इस पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको याद होगा कि आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा गया है। यह मूल अधिकार का अधिकार दिलाने से संबंधित है। ठीक है, इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आइए इसे पुनः जो हम लोग बोर्ड पर दोहरा लेते हैं। ठीक है, देखेंगे कि यहाँ अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, देखेंगे कि यह किसी से जो है आर्टिकल 23 एंड 24 में उपबंधित किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आर्टिकल 23 का हम जिक्र करते हैं तो देखेंगे इसमें कहता है मानव दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का निषेध, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, आप याद रखेंगे इन शब्दों से इसकी जो है स्थिति पता चलती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या इसके तहत जो उपबंध दिए गए हैं, कहता है क्या कि इसके तहत मानव की खरीद बिक्री तथा स्त्रियों व बच्चों से वेश्यावृत्ति कराए जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो देखें कि इसे रोकने के लिए संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 बनाया है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आप ये देखेंगे यहाँ पर बलात् श्रम का निषेध शब्द दिया गया है। इसमें देखेंगे एक होता क्या है तो बलात् श्रम के तहत किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध, ठीक है, बेगारी, ठीक है, बेगारी करवाने से है, अर्थात बेगारी क्या होता है तो मुफ्त में श्रम करवाना। ठीक है, और इसके तहत बिना पारिश्रमिक किसी से काम करवाने से है। ठीक है, इसे बंधुआ मजदूरी अधिनियम 96 द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। दोस्तों बंधुआ मजदूरी अधिनियम जो है 1976 में आया था, जबकि इसे अक्टूबर 75 में ही इसे प्रभावी मान लिया गया था, यानी कि उससे पहले ही। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आर्टिकल 24 की बात करेंगे। आर्टिकल 24 में कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। ठीक है, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज। ठीक है, इसके तहत आप याद रखेंगे कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बात करता है, 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों की नहीं।
ठीक है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखानों, खानों यानी कि माइंस, ठीक है, निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन आदि में नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध किसी प्रकार का शारीरिक मानसिक नुकसान न पहुंचाने वाले कार्यों में नहीं होगा, ठीक है। और आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें भी क्या किया गया है कि आपको 25 से 28 में माने 4 अनुच्छेदों में 4 आर्टिकल्स भी इसके उपबंध दिए गए हैं। आर्टिकल 25 कहता है कि इसके तहत धर्म के अंतःकरण की, धर्म को मानने की, धर्म के आचरण करने की तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी, ठीक है। और देखेंगे कि आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता, और 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए एकत्रित धन पर कर का भुगतान न करने की स्वतंत्रता, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 28, इसको ध्यान रखेंगे कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने में स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी व्यक्ति को भाग ले भी सकता है किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा में या उपासना में भाग ले सकता है और नहीं भी ले सकता है, उसका अपना स्वतंत्रता है, मैंने वो चाहे तो भाग ले सकता है अन्यथा नहीं ले सकता है। साथ इसमें कहता क्या है कि राजनिधि से पोषित किसी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या कि एक और अधिकार हम लोग का रह जाता है और वह है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार यानी कल्चरल एजुकेशनल राइट, देखिए इस आर्टिकल 29 और 30 में उपबंधित किया गया है। आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इसके तहत भारत के किन्हीं अल्पसंख्यक का मतलब हो गया क्या, वो धार्मिक अल्पसंख्यक भी हो सकता है, भाषाई अल्पसंख्यक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, का भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो यहां कहता है आर्टिकल 30 कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, ठीक है, एवं उसके प्रबंधन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार एवं धार्मिक और भाषाई दोनों, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये सारा जो है कि प्रोविजन है, काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इससे हमेशा जो है कि पीसीएस आईएएस वगैरह में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, इसे आप राइट डाउन करेंगे। और अगले हम लोग टॉपिक पर आएंगे और वो टॉपिक हम लोग का रहेगा नेक्स्ट वीडियो में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है दोस्तों। हाँ तो फ्रेंड, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियो का सूचना आपको मिल सके।